नमस्कार दोस्तों, सुपर 7 चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पुखराज वैष्णव। तो पाचन तंत्र का नेक्स्ट पार्ट, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो पिछली बार जो हमने पढ़ा है उसी का। तो सबसे पहले पाचन क्या था? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलना एंजाइम और जल की सहायता से, उसी को हमने पाचन बोला था। और पाचन तंत्र, तंत्र में हो गया कि सिस्टम, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स भाग लेते हैं, इसलिए इसको पाचन तंत्र बोला था हमने। कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? तो उसमें हो गया आपका बक्कल कैविटी हो गया, आइसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, और आपकी इंटेस्टाइन, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, उनमें डिवाइड कर रखा है। ठीक है। उसके बाद में जैसे सहायक पाचन ग्रंथि है, ये भी इसके अंग में आ गई। और क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनको सरल में तोड़ना, और ताकि वो कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करने योग्य बन सके। ठीक है दोस्तों, यही पर्पज है पाचन कराने का अपना, ताकि कोशिकाएं उनको ग्रहण कर सके, कोशिकाओं को एनर्जी मिल सके। कोशिकाओं को एनर्जी मिलेगी तभी हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे, मतलब अपनी कोशिका कार्य करेगी तभी हम कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो बक्कल कैविटी में हमने पढ़ा था कि यहीं से पाचन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, तो बक्कल कैविटी में पाचन की शुरुआत होती है। बोलस हमने बोला था कि जो लार में सना हुआ अपना ग्रास है, जो हमने खाया है मुंह में, उसी को हमने बोलस बोला था। इसमें ग्रंथियां कौन कौन सी थी? तो हमने पढ़ा था सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पेरिटोइड। ठीक है दोस्तों। तो इनको आप 2-4 बार जैसे रिवाइज करते रहोगे तो याद हो जाएगी दोस्तों। जैसे मेरे साथ में एक बार रिपीट करो तो सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पेरिटोइड। ठीक है दोस्तों। और इनसे एंजाइम, इन लार ग्रंथियों से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो इन लार ग्रंथियों से 2 टाइप के एंजाइम निकलते हैं आपके। एक हो गया टाइलिन, ठीक है दोस्तों, और दूसरा हो गया लाइसोजाइम। ठीक है दोस्तों। ये लाइसोजाइम आपका आंसू में भी पाया जाता है। देखा होगा कभी कभार आंख में मच्छर वगैरह गिर गया हो तो वो मर जाता है तुरंत, क्योंकि इसका कार्य यही है लाइसोजाइम का। ये जो भी अपने बैक्टीरिया हो गया, रोगाणु हो गया, जो मुंह में खाने के साथ में आ जाते हैं, उनको मार देता है। और देख लो इसका सबसे अच्छा उदाहरण, आपको आंख में कोई भी मच्छर या कोई कीड़ा, जब आप बाइक वगैरह चला रहे हो तब गिरता है तो उसको भी वो मरा हुआ ही निकलता है, आपने अगर ध्यान दिया हो इस बात पे तो। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आइसोफेगस में हमने देखा था कि एंजाइम नहीं होता है, तो यहाँ किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ श्लेष्मा, म्यूकस का स्राव होता है। ठीक है दोस्तों। तो म्यूकस का स्राव होने से अपना खाना जो नीचे इजी वे में नीचे जाता रहता है। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ खिसकता रहता है। इसी को कर्माकुंचन गति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। ऊपर से प्रेशर से धीरे धीरे सरकते खाना अपना नीचे स्टोमक में जाता है। इसी को पेरिस्टेल्सियस मूवमेंट या कर्माकुंचन गति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कर्माकुंचन गति का एक फायदा यह है ना कि जैसे हम खाना खा के अगर उल्टा भी लटक जाए तो इस पे ग्रेविटी का असर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कभी भी ट्राई करके देखना खाना खा के। हाँ, पेट दर्द जरूर हो जाएगा आपका, लेकिन खाना बाहर नहीं आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये फायदा है कर्माकुंचन गति का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्टोमक में अपना खाना आ गया है, तो स्टोमक में हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जिनसे हमारे एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम है एक बार रिवाइज करो दोस्तों। हमने पढ़ा था पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और म्यूसिन। उनके कार्य भी मैंने बताए थे दोस्तों, देख लेना पिछले वाला वीडियो, उसमें हमने कार्य भी इसके कर रखे हैं मेंशन। ठीक है दोस्तों। तो एक चीज पढ़ी थी हमने HCl, जो ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, उसका क्या क्या कार्य है HCl का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है अपने शरीर में। स्टोमक में इसका बहुत ही ज्यादा यूजफुल है HCl। ये क्या करता है ना, गलाता है। किसको गलाता है? भोजन को गलाता है। और कंकड़ पत्थर जो भी छोटे मोटे आपके साथ में खाने के साथ में अगर निगल लिए आपने तो उनको गला देता है। ठीक है। ये मारता है। किसको मारता है? ये अगर जो बैक्टीरिया वगैरह जो रोगाणु बच गए हैं मुख में, खत्म नहीं हो पाए बक्कल कैविटी में, तो उनको स्टोमक में खत्म कर देता है। ठीक है दोस्तों, HCl। और बचाता है, किसको बचाता है? खाने को सड़ने से बचाता है। ठीक है दोस्तों। तो HCl के ये कार्य हो गए। अब एक चीज छूट गई थी, जैसे काइम। तो काइम क्या है? काइम अब हो गया कि आपका यहाँ पे स्टोमक में भोजन हो जाता है, एकदम लिक्विड अवस्था में आ जाता है। ठीक है दोस्तों। और अम्लीय हो जाता है। HCl क्या है? अम्ल है। तो इससे अपना भोजन भी अम्लीय हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसी को काइम बोलते हैं। लिक्विड अवस्था में आ जाता है यहाँ पे भोजन अपना। और सबसे महत्वपूर्ण बात
कि आपका प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है। अगर आपसे पूछ ले सीधा सीधा 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा प्रोटीन की शुरुआत हमारे स्टोमक में होती है, ठीक है दोस्तों। और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पाचन नहीं होता है। कहाँ पे? स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है दोस्तों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पाचन करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है। आपने पढ़ा था पेप्सिन। पेप्सिन किसका? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपने पढ़ा था रेनिन। रेनिन क्या करता है कि रेनिन अपने जो दूध है, दूध का पाचन करता है। यानी दूध का रंग व्हाइट क्यों होता है? एक अलग से चीज, एक महत्वपूर्ण याद आ गई है, बता देता हूं आपको। दूध का रंग उसमें होता है केसिन, ठीक है दोस्तों। केसिन नामक प्रोटीन के कारण। तो ये केसिन नामक प्रोटीन है ना, इसी को तोड़ने का कार्य करता है रेनिन, ठीक है दोस्तों। तो इस केसिन को तोड़ने का कार्य कौन करता है? रेनिन। और केसिन क्या है? ये दूध को व्हाइट करने के लिए प्रोटीन है, उसी के कारण दूध का रंग व्हाइट होता है, केसिन। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों, तो ये भी देख लीजिए एक बार, ठीक है दोस्तों। इसके आगे हमने लाइपेज पढ़ा था, जिसका कार्य था अपना गैस्ट्रिक लाइपेज, जो वसा का पाचन कर देता है। म्यूसिन था, जो अपनी दीवारों को बचाता है, पेट की को। तो ये था अपना रिवीजन। उसके बाद में हमें पढ़ना था आज आंत्र या इंटेस्टाइन, ठीक है दोस्तों। तो तैयार करते हैं इंटेस्टाइन को। जैसे प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? तो स्टोमक में, ठीक है दोस्तों। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। रेनिन केसिन का पाचन करता है। दूध का रंग सफेद क्यों होता है? केसिन के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरह का पाचन करने वाला एंजाइम उपस्थित नहीं होता है स्टोमक में, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला। तो इसलिए स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। जबकि सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ से चालू होता है? तो अपने स्टोमक से होता है। आंसू में कौन सा ये एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। कर्माकुंचन गति के फायदे, ग्रेविटी के अगेंस्ट में कार्य करता है। तो ठीक है, आज का पार्ट अब चालू हो रहा है दोस्तों इंटेस्टाइन से। अभी ये रिवीजन था, 5-6 मिनट रिवीजन कर लेना चाहिए वैसे, ताकि चीजें अपनी वापस स्टेबल हो सके। इंटेस्टाइन, ठीक है दोस्तों। आंत्र। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है दोस्तों। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 17 फीट होती है, जो कि शरीर में सबसे लंबी है। आहार नाल की सबसे लंबी संरचना है ये, ठीक है दोस्तों, 17 फीट। और टोटल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है ना दोस्तों, वो है लगभग 23 फीट। उसमें से 17 फीट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का इसकी हो गई लगभग 5 से 6 फीट इसकी लंबाई हो गई, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब देखो आप, एक ये है 17 फीट, जबकि ये है 5 से 6 फीट। तो इसको स्मॉल बोल रखा है, इसको लार्ज बोल रखा है। ये कैसे भाई? इस हिसाब से तो होना ये चाहिए था ना दोस्तों, कि इसको लार्ज बोलते हैं, इसको स्मॉल बोलते हैं। लेकिन ये मोटाई के आधार पे है, ठीक है दोस्तों, उसके साइज की मोटाई के आधार पे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इंटेस्टाइन। स्मॉल और लार्ज क्यों इसलिए बोलते हैं दोस्तों? ये लंबी है 17 फीट, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो कम है, जबकि लार्ज वाले की चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट है दोस्तों, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। डियोडेनम, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इनको नाम को इंग्लिश में याद कर लो, बेटर रहेगा। 3-4 बार आप रिपीट करोगे, याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जैसे डियोडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, ठीक है। ये 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट है? तो सीकम हो गया, ठीक है दोस्तों, कोलन हो गया, रेक्टम हो गया। ये पार्ट है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है दोस्तों। तो 1-2 महत्वपूर्ण चीजें और पढ़ लेते हैं साथ में, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। जैसे अग्नाशय और लीवर, इनका कार्य यहीं में इंटेस्टाइन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है आपकी, उसी में इनका कार्य चालू होता है। तो आपने एक अग्नाशय, जिसको पेनक्रियास बोलते हैं, नाम सुना होगा। अग्नाशय रस पढ़ा होगा आपने, अग्नाशयी रस, ठीक है दोस्तों। और लीवर से आपका आता है पित्तरस, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों क्या करते हैं ना, जैसे लीवर से पित्तरस निकल के आता है, जिसको बाइल जूस भी बोलते हैं वैसे इंग्लिश में। ये गाल ब्लेडर में इकट्ठा होता है, ठीक है दोस्तों। पित्तरस गाल ब्लेडर में इकट्ठा होता है, और ये आता है एक नलिका के माध्यम से। कहाँ पे? ग्रसनी में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, डियोडेनम में। ग्रसनी इसी को बोलते हैं, डियोडेनम का नाम है ग्रसनी। तो इसमें आता है आपका एक नलिका की सहायता से बाइल जूस, ठीक है। अब इस बाइल जूस का क्या कार्य है
कि ये जो भोजन हमने पढ़ा था कि अम्लीय हो जाता है, किसकी मदद से हो जाता है? HCl की मदद से। स्टोमक में जो खाना था वो जो अम्लीय हो गया था, इसको क्या करेगा? ये क्षारीय बना देगा। ठीक है दोस्तों, इसको क्षारीय बना देगा। प्लस इसके साथ में ये पित्तरस, जो आपकी वसा है, फैट है, उसका पाचन बहुत मुश्किल से हो पाता है दोस्तों अपने इसमें आहार नाल में। तो उसका भी पाचन पाचन कैसे करेगा? उसको पानी में घुलनशील बना देगा, पायसीकरण कर देगा उसका। ये तो लीवर का कार्य है, ये कि भोजन को पायसीकरण कर देता है भोजन का। लेकिन दोस्तों अगर सीधा सा सवाल पूछा जाए कि लीवर क्या पाचन में भाग लेता है, तो हाँ दोस्तों, पाचन में भाग लेता है, लेकिन इससे कोई एंजाइम, ये पित्त रस है ना, ये कोई एंजाइम नहीं है। इसका मतलब लीवर से जो रस आ रहा है उससे भोजन का पाचन नहीं हो रहा है, वो पाचन में सहायक है। ठीक है दोस्तों, तो इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं पायसीकरण को, पायसीकृत कर देता है। मतलब लिक्विड अवस्था में जो आपका वसा था, जो पानी में घुल नहीं रहा था, उसको घोलने का कार्य ये कर देगा। कौन? आपका पित्तरस। ठीक है दोस्तों, अब अग्नाशय, अग्नाशय से क्या आ रहा है? आपका आंतररस, आंतररस आ रहा है। तो आंतररस में आपके 3 तरह के एंजाइम आ रहे हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। मोटा मोटा ये क्या करते हैं? ट्रिप्सिन क्या करता है ना, प्रोटीन का पाचन कर देता है। एमाइलेज आपका वसा कार्बोहाइड्रेट का, सॉरी वसा बोल रहा था, एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। और लाइपेज, जैसे आपने वहां पे भी पढ़ा था स्टोमक में, क्या नाम था उसका? गैस्ट्रिक लाइपेज। तो यहाँ पे भी लाइपेज है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेगा? जो एमल्सीकृत या पायसीकृत जो वसा है उसका पाचन करता है। ठीक है, तो अग्नाशय रस, इसको हम पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का, तीनों का पाचन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसको आंत रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब छोटी आंत्र में जो डियोडेनम है उसके आगे बढ़ते हैं, तो जेजुनम वाला पार्ट आता है अपना। तो जेजुनम ने अपने इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज, ये एंजाइम और पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? ये आपकी आंत्र, जो छोटी आंत्र है उसके अंदर ही ब्रश टाइप में, जैसे अपना टूथपेस्ट वाला ब्रश होता है ना, उसके टाइप में इस नलिका में छोटे छोटे ब्रून्स ग्लैंड्स होती है, उनसे ये स्रावित होते हैं पांचों। ठीक है दोस्तों, तो इरिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन कर देता है। माल्टोज क्या करता है? ये माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये क्या है? ये सारे एंजाइम है, जिसके पीछे एज लगाओ, एज लगाओ, वो सारे एंजाइम है। और जिसके पीछे ओज लगाओ तो उनको क्या करता है? वो हो गई शर्कराएं। ठीक है, शक्कर, जो अपनी शुगर। तो माल्टेज क्या करता है? ये माल्टेज क्या करता है? ये जो शर्करा है उसको माल्टोज में तोड़ देता है। सुक्रोज में तोड़ देता है। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, ये मतलब कुल मिला के आपकी ग्लूकोज बनाने में मदद करते हैं शर्करा का। ठीक है दोस्तों, और लाइपेज ये फैट का पाचन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंत्र। ठीक है, छोटी आंत अपनी कंप्लीट हो गई। अब इसमें इलियम वाले पार्ट में क्या होगा? अब आगे वाले में अपना अब्जॉर्बेशन, मतलब अवशोषण होना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो उसको हम थोड़ा सा अलग टाइप में बाद में लास्ट में पढ़ेंगे एक साथ। पहले बड़ी आंत पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी आंत में क्या है? एंजाइम नहीं है तो पाचन नहीं है, कोई भी चीज का पाचन नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या है ना, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें उत्सर्जित होती है। तो उन उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर करने का कार्य कौन करता है? यही बड़ी आंत आपकी। ठीक है, तो ये बाहर करने का कार्य बड़ी आंत करती है। प्लस और क्या कार्य करती है? तो ये क्या करते हैं ना, सबसे मेन काम है, जो इंपॉर्टेंट कार्य है बड़ी आंत का, वो है जल का अवशोषण करना। ठीक है दोस्तों, अगर जल का बड़ी आंत ने अगर अधिकांश मात्रा में जल का अवशोषण कर दिया है तो हो जाएगी व्यक्ति को कब्ज। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर से बाहर जल चला गया, मतलब अवशोषण नहीं किया अगर बड़ी आंत ने, तो आपको हो जाएगा डिहाइड्रेशन, क्योंकि शरीर के अधिकांश मात्रा में जल शरीर से बाहर चला जाएगा तो निर्जलीकृत हो जाएगा आदमी। ठीक है दोस्तों, और कॉन्स्टिपेशन की कब हो जाएगी दिक्कत? जब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का अवशोषण कर लिया है। तो इसलिए इसको एक सर्टेन लेवल पे ही अवशोषण करने की जरूरत है, ये बड़ी आंत को। इतना महत्वपूर्ण कार्य है इसका। तो कब्ज, और जब कभी भी कोई भी पूछे
कब्ज और डिहाइड्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए बड़ी आंत जिम्मेदार है दोस्तों। ठीक है। अब एक और चीज, इसके पार्ट थे जैसे सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है दोस्तों। तो इसमें सीकम वाले पार्ट पे अपेंडिक्स नाम पड़ा होगा, बहुत बार सुना होगा दोस्तों अपेंडिक्स। तो इस अपेंडिक्स यहां लगा रहता है। अपेंडिक्स किस पे होता है? सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स होता है आपके सीकम वाले पार्ट पे लगा हुआ। ठीक है दोस्तों। तो सीकम वाले पार्ट पे अपेंडिक्स लगा होता है। अपेंडिक्स आजकल एक अवशेषी अंग हो गया है, लेकिन एक टाइम में इसका बहुत बड़ा रोल था मानव शरीर के लिए। जब मानव घास फूस खाता था, जब जंगलों में रहता था, तब क्या होता है घास फूस में? सेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों। तो इस सेल्यूलोज का पाचन करता था। ठीक है। इस सेल्यूलोज का पाचन कौन करता था? अपेंडिक्स, मानव शरीर में। अब देख लो आजकल हम नहीं खाते हैं घास फूस, हरा खाना बहुत कम खाते हैं, तो अपेंडिक्स हो गया एक अवशेषी अंग। ऐसे ही अवशेषी अंगों में और अलग से अगर आप लिखना चाहो तो अपने नाखून हो गए दोस्तों, जो अपना दांत हो गया बढ़िया, वो जिसको बोलते हैं विजडम टीथ, जो बुद्धि वाला दांत है, विजडम टीथ, वो एक अवशेषी अंग हो गया। ठीक है। सर के बाल हो गए। सर के बाल वैसे नहीं है, थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं इंसान को, लेकिन बहुत कम हो गए हैं बाल भी आजकल शरीर पे आदमी के। तो अवशेषी अंग के रूप में ये चीजें हैं। उसके अलावा पढ़ते हैं हम दोस्तों कोलन, और इनमें क्या हो गया, पूरे बड़ी आंत में आपका पानी का अवशोषण हुआ सबसे ज्यादा। और उसके अलावा शरीर से बाहर जो भी अवशेषी अंग है उनको बाहर कर दिया जाता है एनल कैनाल से। ठीक है दोस्तों। मल द्वार से शरीर से बाहर कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों अब्जॉर्प्शन, जो मैंने बताया था आपको कि बड़ी आंत में अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन किसका किसका होता है? अवशोषण किसका किसका होता है? यहां हमने जो चीज पढ़ी थी, देखो पाचन की एक और अलग से डेफिनेशन है कि पाचन क्या है। कि पाचन है प्रोटीन का और एमिनो, जो प्रोटीन एमिनो एसिड ही बोलेंगे उसको, फैटी एसिड, एमिनो एसिड और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उनका अवशोषण करना शरीर के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा, वो भी पाचन है। उसी को पाचन बोलते हैं दोस्तों टेक्निकल उसमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज से। ठीक है दोस्तों। तो छोटी आंत में जो रसांकुर है या विलय, जो ये अगर आपकी छोटी आंत है तो इसमें दोस्तों ऐसे ब्लड के साथ में नलिकाएं लगी रहेगी। तो इनका क्या है ना, भोजन के अंदर से जो भी है क्या एमिनो एसिड जो प्रोटीन से बना है वो प्लस ग्लूकोज, इनका अवशोषण कर लेगी कौन? विलाई। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे भी एक दिक्कत है, यहाँ फैटी एसिड का अभी भी पाचन नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है। फिर फैटी एसिड लिखा दोस्तों, फैट का अवशोषण नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए लिम्फ्स थोड़ा सा बड़े, ऐसे इस टाइप में बड़ी छोटी आंत में होते हैं, जिनके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। यह अवशोषण होके रक्त के माध्यम से जिस भी कोशिका को जरूरत है भोजन में, जो ये चीजें, प्रोटीन हो गया आपका, प्रोटीन क्या, एमिनो एसिड होगा अभी, ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, इनको जिस कोशिका को आवश्यकता है इनकी, उन तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अपना शरीर कार्य करता रहेगा और परिवहन करेगा इसमें कौन? ब्लड। तो परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है अपने शरीर में परिवहन का? वो करता है ब्लड। ठीक है दोस्तों। अब थोड़े फैक्ट्स हैं, जैसे अवशोषण, स्टोमक में अवशोषण किस किस चीजों का सीधा अवशोषण कर लेता है स्टोमक में? स्टोमक में अवशोषण होता है एल्कोहल का। ठीक है दोस्तों। विटामिन का, ड्रग्स जो औषधियां वगैरह हम दवाई वगैरह लेते हैं उनका, पानी का, तो इनका ऑब्जर्वेशन, इनका अवशोषण स्टोमक में ही कर लिया जाता है। बाकी अपना खाने वाला हो गया छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में एक है स्वांगीकरण, मतलब कोशिकाओं द्वारा जो भोजन हमने तोड़ा था किसमें? एमिनो एसिड में, ग्लूकोज में और फैटी एसिड में। फैटी एसिड ये दोस्तों काट दिया था मैंने गलती से, फैटी एसिड। तो इनको ग्रहण करेगी कौन? कोशिकाएं। और कोशिकाओं के लिए इसको योग्य बनाना, कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करना, इसी को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम अगले नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो सहायक ग्रंथियां हैं पाचन में, उन्हीं को पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैंने ट्राई किया है जितना हो सके आपको समझ में आए, और इसको रिवीजन करते रहिए दोस्तों, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको इजीली। और मेरा जहां तक है कि इनको इंग्लिश में ही याद कीजिए नाम को, जितने भी हैं।
ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। 4-5 बार रिपीट करते रहोगे, याद हो जाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सुपर 7 को, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।